ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.7 स्मार्ट सिलेबस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहले आप देख लें कि आपके पास कौन कौन से सवाल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूँ, -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। अच्छा, हमने 6.7 से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे, उसमें अरिथमेटिक मीन को डिस्कस हमने किया था। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंट था, ठीक है। अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए डेफिनेटली इसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है। यानी क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक सीक्वेंस के साथ देखूं तो सीक्वेंस के साथ इसको कैसे लिख सकता हूं, -2 आयोटा, इनके बाद दरमियान में आएगा ज्योमेट्रिक मीन और लास्ट में आएगा 8 आयोटा, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपके पास है, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में जो वैल्यू होगी वो आपका ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगी, कब जब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। जब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे वो से देखिएगा। हमारे पास फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। अच्छा, इसको सिर्फ आप जी लिखें या जी एम लिखें, इसका मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, और बी हमारे पास है सेकंड टर्म। यानी ज्योमेट्रिक मीन से पहले वाली टर्म जो है वो आपके पास ए होती है और बाद वाली टर्म बी होती है, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ए हमारे पास है -2 आए, 8 हमारे पास, बी हमारे पास है 8 आए। सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस -16 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस -16 आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये हो जाएगा +16, ठीक है। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया, +4 एंड -4, दैट्स इट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आसान है, इसी तरह आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, कोई एक पार्ट हम कर लेते हैं, इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 की बजाय क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाए इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो मैं आपको 3 वाला करवा देता हूँ, तो डेफिनेटली उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1 एंड 16, यानी हमने 1 एंड 16 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यानी 1 के दरमियान एक ज्योमेट्रिक मीन, जिसको G1 कह देते हैं, दूसरा G2, G3, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 16, यानी 1 और 16 के दरमियान हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो इसको मैंने एक सीक्वेंस के साथ लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया था, जिसमें हमने सीखा था कि जब भी दो वैल्यूज के दरमियान दो से एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट करने होते थे तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे, जो भी डाटा होता था। अब ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे कॉमन रेशो होती है, ठीक है। तो अब अगेन देखें, दो वैल्यूज के दरमियान में एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो निकाल लेंगे इस डाटा की मदद से। उससे क्या होगा, पहले कॉमन रेशो निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास टोटल टर्म्स है 1 2 3 4 5, यानी n आपके पास है 5, a n हमें चाहिए, a n आपके पास है लास्ट टर्म 16, ये वैल्यू मैं क्यों निकाल लूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है nth टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, वो है a into rs part n-1, यानी हमें a चाहिए, ये आपके पास फर्स्ट टर्म होती है और वो क्या है 1। इस तरह r चाहिए, कॉमन रेशियो में निकाल लेते हैं, और n आपके पास है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और a n आपके पास है लास्ट टर्म, a n आपके लास्ट टर्म 16, a आपके पास फर्स्ट टर्म है 1,
और n आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, वो क्या है 5। अब हमें निकालना है r। तो r कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, लेकिन मेरे पास सीक्वेंस गिवन नहीं है, मेरे पास मुझे नहीं पता g1 क्या है, g2 क्या है, g3 क्या है, तो मैं किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके जो r निकालते हैं वैसे नहीं निकाल सकते। तो मैं r कैसे निकालूंगा, इस nth टर्म के फॉर्मूले से हम r निकालेंगे। एज हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a(r(n-1), इसमें वैल्यूज पुट करके और r के लिए रीअरेंज करके। an मेरे पास क्या है 16, a मेरे पास क्या है 1, r मैंने फाइंड करना है, n क्या है 5 माइनस 1 दैट इज 16, 1 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इट इज आ जाएगा r स्क्वायर 4। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। इस साइड पे लिखूंगा, इस साइड पे लिखूंगा, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। फैक्टराइज फॉर्म इक्वल टू 0 है, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 कर लेते हैं। r स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अगेन r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, r की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, पढ़ा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इनटू स्क्वायर रूट 4 इनटू स्क्वायर रूट माइनस 1। तो ये तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट माइनस 1 क्या होता है आयोटा। यानी आपके पास r की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, r की आपके पास 4 वैल्यूज हैं, एक आपके पास प्लस 2 आयोटा, एक माइनस 2 आयोटा, एक है प्लस 2 और एक है माइनस 2। ठीक है, r की इन 4 वैल्यूज को यूज करते हुए अब मैं ये ज्योमेट्रिक मीन्स निकालूंगा। अब कॉन्सेप्ट देखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि किसी भी टर्म में d ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, d माइनस करते जाएंगे तो प्रीवियस टर्म आती जाएगी। ऐसे ही है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रीवियस टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। कॉमन रेशियो मतलब r, यानी मैं a1 को r से मल्टीप्लाई करूंगा a2 आ जाएगा, a2 को r से मल्टीप्लाई करूंगा a3 आ जाएगा, a3 को r से मल्टीप्लाई करूंगा a4 आएगा। इसी तरह मैं r से डिवाइड करता जाऊंगा तो प्रीवियस टर्म, यानी a4 को r से डिवाइड करेंगे a3 आ जाएगा, a3 को r से डिवाइड करेंगे a2 आ जाएगा, a2 को r से डिवाइड करेंगे a आ जाएगा, और इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और ये a5 है। दरअसल मैंने इस सीक्वेंस की a2 a3 और a4 यानी सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म निकाली है। सेकंड टर्म g1 है, थर्ड टर्म g2 है, फोर्थ टर्म g3 है। ठीक है, तो g1 के लिए क्या करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ मेरे पास a1 क्या है, a1 क्या है मेरे पास, b1 का 1। ठीक है, a2 कैसे निकालूंगा, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही है। तो क्या आएगा, a1 क्या है 1 और r मेरे पास क्या है, यहाँ पे r यूज कर रहा हूँ फिलहाल 2 है बटा। ठीक है, ओके, तो r की जगह 2 आयोटा पुट करते हैं, तो यह जगह 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या है g1। ठीक हो गया। इस तरह a3 क्या कैसे आएगा, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करके, प्रीवियस टर्म यानी a2, तो a2 मेरे पास क्या है 2 आयोटा और r क्या है मेरे पास 2 आयोटा, 2 into 2 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो उसकी वजह से हो जाएगा -4। ये हमारे पास आ गया g2, थर्ड टर्म यानी ये g2 आ गया। इस तरह फोर्थ टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करके, a3 हमारे पास क्या -4 और r हमारे पास है 2 आयोटा, मल्टीप्लाई या जगह -8 आयोटा, ये सिंपलीफाइड फॉर्म है, मतलब ये हमारे पास आ गया g3। ठीक है, ये तीन ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट किया कब, जब r की वैल्यू क्या यूज किया 2 आयोटा। इस तरह r की जगह -2 आयोटा पुट करें तो तब ये दोबारा हमने वैल्यूज निकाली। तो अगेन a1 मेरे पास है a1 1
A2 क्या है, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 आएगा। प्रीवियस टर्म क्या है 1 और r क्या यूज करेंगे -2 आएगा, तो ये आ जाएगा -2 आएगा और ये है इस r के मुताबिक g मान। इसी तरह A3 निकालना है, तो A3 कैसे आएगा, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब A2 पे क्या निकाला -2 आएगा और r क्या यूज करें -2 आएगा, जो हो जाएगा -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो दोबारा ये क्या आ जाएगा -4। ठीक है, ये आपके पास है G2। अगेन A4 हमने निकाला, तो A4 क्या, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करते हैं। A3 हमारे पास है -4 और r क्या यूज करें -2 आयोटा, ये हो जाएगा 8 आयोटा। ये आपके पास क्या है G3। ठीक है, इसी तरह अगर हम r की वैल्यू +2 यूज करेंगे -2 यूज करेंगे तो अलग है। मैं -2 के साथ करूंगा, जब आप r आपके पास क्या है -2, तो तब आपके पास ये चार टर्म्स क्या निकलेगी, यानी A1 आपके पास है 1, A2 निकालना चाह रहे हैं तो A2 कैसे आएगा, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो प्रीवियस टर्म क्या है 1 और r क्या यूज करें -2, तो ये आ जाएगा -2, मतलब ये G1 हमारे पास है। इस तरह A3 निकालना है, तो A3 क्या, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करें। प्रीवियस टर्म क्या है -2, r क्या यूज करें -2, तो ये 4 आ गया, मतलब ये G2 है हमारे पास। इसी तरह A4 मतलब प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करें। प्रीवियस टर्म A3 क्या है 4 को r से मल्टीप्लाई करें, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, ये आपके पास G3 आ गया। ठीक है, इस तरह r = +2 के लिए अलग से आप ज्योमेट्रिक मीन्स निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में फर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने। ठीक है, तो वो कदरे आसान है, उसमें एक स्टेप थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स। अच्छा देखिए, जब हमने r की वैल्यू फाइंड की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें r की वैल्यू 2 रियल वैल्यूज आई थी और 2 इमेजिनरी वैल्यूज आई थी। इसी तरह ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी उन 2 रियल r की वैल्यूज और 2 इमेजिनरी r की वैल्यू से जो हमने ज्योमेट्रिक मीन्स निकाले थे, तो कुछ जियोमेट्रिक मीन आयोटा के फॉर्म में आ रहे थे और कुछ रियल फॉर्म में आ रहे थे। ठीक है, मतलब उसमें इमेजिनरी ज्योमेट्रिक मीन्स भी आ रहे थे और रियल ज्योमेट्रिक मीन्स भी आ रहे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सिर्फ हमने रियल ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। तो डाटा के मुताबिक क्वेश्चन 4 है कि 3 और 96 के दरमियान हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। ये ख्याल है इसका करने कि वो चारों ज्योमेट्रिक मीन रियल होने चाहिए, आयोटा वाले नहीं होने चाहिए। इनको G1, G2, G3, G4 से हम लेट कर लेते हैं। तो अगेन जब भी एक से ज्यादा दो नंबर्स के दरमियान जब भी एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हो तो हम कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो निकालते हैं। चूंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो निकालेंगे। बिल्कुल उसी तरह है, तकरीबन उसी तरह जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, NH टर्म का ARn-1, मुझे AN चाहिए। AN क्या है, लास्ट टर्म विच इज 96। मुझे A चाहिए, A क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज 3। मुझे N चाहिए, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस डेटा को यूज करके मैं R निकाल लूंगा। अब हमारे पास NH टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। AN है 96, A है 3, R हमें फाइंड करना है, N की जगह आ जाएगा 6 -1। 96 3 मल्टीप्लाई और इस साइड पे आगे डिवाइड, R इज पावर 5। इनको डिवाइड करेंगे तो 32, R इज पावर 4। मैंने R फाइंड करना है, R की पावर 5 फाइंड करना है, तो पावर 5 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, पावर 1/2। ठीक है, अब 32 को मैं 2 रेज़ पावर 5 भी लिख सकता हूँ। 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा। तो 5 से कैंसिल, R की वैल्यू क्या आ गई, देखिए R की A की वैल्यू आई विच इज रियल। ठीक है,
आर की वैल्यू को यूज करते हुए हम ये बाकी ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ फिफ्थ, मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकाल दी है, ठीक है। तो उसी तरह हम यूज करेंगे। a1 मेरे पास क्या है 3, a2 मैंने निकाला, तो a2 कैसे आएगा, प्रीवियस टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a1 को r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a2 आ जाएगा। a1 क्या है 3, r क्या है 2, तो ये आ गया 6, और ये a2 दरअसल क्या है g1, यानी इसको हम क्या कहेंगे, ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आ गया। देखिए इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये रियल ज्योमेट्रिक। इस तरह a3 कैसे आएगा, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, a2 क्या है 6, r क्या है 2, तो ये आ जाएगा 12, ये 12, a3 दरअसल क्या है, a3 है g2, इसको हम g2 कह देते हैं। इसी तरह a4 निकालना है, तो वो क्या है, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई कर दें, a3 क्या है 12 और r क्या है 2, तो हो जाएगा 24, और a4 दरअसल क्या है g3, तो इसको हम g3 कह दें। इसी तरह a5 निकालना है, वो क्या है, प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई कर दें, a4 क्या है 24, r की वैल्यू है 2 48, और a5 हमारे पास क्या है g4, इसको g4 करना। तो इस तरह हमें देखिए चारों ज्योमेट्रिक मीन जो हमने फाइंड किए इसमें आयोटा नहीं है, मतलब ये चारों क्या है, रियल ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन 3 एंड 96। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा टेक्निकल भी है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह का सवाल अरिथमेटिक मीन के लिए अलग है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए अलग है, और हार्मोनिक मीन के लिए अलग है, यानी इस तरह के 3 सवाल सेक्शन में हम पढ़ेंगे। इस तरह का सवाल हमने अरिथमेटिक मीन के लिए भी पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में, और 6.7 में हम ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आगे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। देखिए हमने ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ab। अब इसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं। यानी वो कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b, पॉजिटिव एंड रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। हमने जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा था पहले, क्या कहते हैं कि हमें क्या गिवन है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, ठीक है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था a + b/n, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था और उसका मीन था। अभी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो मीन है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अलग होगा। तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का, इसको हम सिंपल g लिखें या gm लिखें। इसका फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट ab प्लस माइनस के साथ, ठीक है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्क्वायर रूट के साथ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द गिवन एक्सप्रेशन इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b, यानी पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की हमने बात करनी है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रखा हुआ। अब इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए बड़ा सा फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया मैंने, बस अब करना क्या है, ज्योमेट्रिक मीन की जगह प्लस माइनस की किसी प्लस के साथ वैल्यू पुट करेंगे। तो an प्लस b raised power n ओवर a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1 as it is। अब ये प्लस ज्योमेट्रिक पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, इसलिए सीधी क्या आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट a, सही है। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके एडिटिव रेडिकल फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर 1/2 लिख सकता हूं। दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, यानी a की पावर 1/2 अलग कर सकते हैं और b की पावर 1/2 अलग कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी a raised power n plus b raised power n डिवाइडेड बाय a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू यहां डिवाइड होगी, इस साइड पे आके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, a raised power 1/2 into b raised power 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a raised power n minus 1 plus b raised power n minus 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, an plus b raised power n, ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस सारी वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a 1/2 b 1/2 एंड
ए एन माइनस वन प्लस इस सारी वैल्यू को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन ओवर टू बी वन ओवर टू एंड बी एन माइनस वन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई सेम। हमने पढ़ा कि जब भी बेसिस सेम के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। जैसे देखिए ए ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों की बेस सेम है तो मैं इन दोनों की पावर्स ऐड कर दूंगा 1/2 प्लस n माइनस वन, मैंने तीनों पावर्स को ऐड करके लिख दिया। और ये b रेज़ पावर 1/2 वैल्यूज प्लस अगेन b बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर्स भी ऐड कर देते हैं 1/2 प्लस n माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, हमने एक चीज देखी जो सेम वैल्यू के पावर में जैसे 1/2 माइनस वन इनको ऐड करेंगे 1/2 माइनस वन करेंगे, इसका एलसीएम आ रहा है 2। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 एलसीएम 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया 1 तो न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा माइनस माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 यानी 1/2 माइनस वन का आंसर क्या आता है -1/2। तो गौर से देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू ए एन प्लस बी रेज़ पावर एन इक्वल्स टू ए रेज़ पावर 1/2 माइनस वन। मैं इन दोनों को सॉल्व करूं 1/2 माइनस वन हो जाएगा, पहले तो मैं पॉजिटिव में लिख लेता हूं एन 1/2 माइनस वन क्या होता है -1 तो भी हमने सॉल्व किया तो ये -1/2 आ गया और साथ बी रेज़ पावर 1/2 एज इट इज प्लस a raised power 1/2 as it is again b की पावर में प्लस n as it is और ये 1/2 माइनस 1 1/2 और -1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/2। अब यहाँ पे एक ट्रिक क्या है कि देखिए a की पावर में भी n आ रहा होगा b की पावर में भी n आ रहा होगा तो आपने क्या करना है वो वैल्यू जिनमें a की पावर में n आ रहा है उनको एक साइड पे ले जाए। ठीक है, वो वैल्यू जिनकी b की पावर में n आ रहा है उनको एक साइड पे ले जाए। जैसे यहाँ पे देखिए a की पावर में n है a की पावर में n है, इन दोनों वैल्यूज को मैं एक साइड पे ले आता हूँ a रेज़ पावर n एज इट इज, ये सारी वैल्यू हम प्लस और ये साइड पे आके माइनस हो गई इक्वल्स टू 3। b की पावर में n है, यहाँ पे इस टर्म में भी b की पावर में n है, इन दोनों वैल्यूज को एक साइड पे लेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी 1/2 b रेज़ पावर n माइनस 1/2 और ये वैल्यू यहाँ प्लस और ये साइड पे आ गई माइनस b रेज़ पावर n। ठीक है, अब देखिए हमें करना कि मैं भी चाह रहा हूं मैं इन दोनों टर्म में से यानी इसमें से भी a रेज़ पावर n माइनस 1/2 कॉमन लेना चाह रहा हूं और इसमें से भी a रेज़ पावर n माइनस 1/2 यानी ये टर्म मैं खत्म करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे कॉमन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो a रेज़ पावर n माइनस 1/2 है, ये आपके पास a रेज़ पावर n माइनस 1/2 नहीं है तो इसकी पावर में n माइनस 1/2 बनाने के लिए क्या करते हैं इसकी पावर में 1/2 माइनस भी कर देते हैं, खुद माइनस किया है तो प्लस भी कर देते हैं। ठीक है, और ये वाली टर्म आ जाएगी a रेज़ पावर n माइनस 1/2 एज इट इज b रेज़ पावर 1/2 एज इट इज सेम। अब यहाँ पे b रेज़ पावर n माइनस 1/2 खत्म करना चाह रहा हूं यानी b रेज़ पावर n माइनस 1/2 यहाँ से भी और यहाँ से भी b रेज़ पावर n माइनस 1/2 कॉमन लेना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे तो b रेज़ पावर n माइनस 1/2 है, यहाँ पर नहीं है तो इसको b रेज़ पावर n माइनस 1/2 बना देते हैं। कैसे, ये टर्म एज इट इज, अब इसको मैंने बनाया b रेज़ पावर n माइनस 1/2 तो पावर में 1/2 खुद से माइनस कर देते हैं तो प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू मुझे चाहिए पावर में सिर्फ चाहिए n माइनस 1/2 तो a रेज़ पावर n माइनस 1/2 के साथ a को अलग कर दें और 1/2 के साथ a को अलग कर दें माइनस ये दोनों एज इट इज। अब ये काम मैंने कैसे किया हमने पढ़ा हुआ ना a रेज़ पावर x a रेज़ पावर y इक्वल टू a रेज़ पावर x प्लस y, ये बेसिस सेम के साथ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है सिंगल बेस के साथ। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो वापस ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x के साथ a को अलग कर दिया मल्टीप्लाई y के साथ a को अलग कर दिया, वही n माइनस 1/2 के साथ a को अलग कर दिया और 1/2 के साथ a को अलग कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये टर्म एज इट इज आ रहा है सेम, ये टर्म एज इट इज माइनस। अब मुझे पावर में सिर्फ n माइनस 1/2 चाहिए तो इस पावर के साथ बेस को अलग कर देते हैं और 1/2 के साथ बेस को अलग कर देते हैं
ठीक है, देखिएगा ये टर्म दोनों में सेम आ गया, तो a रेज पावर n माइनस 1 ओवर 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा a रेज पावर 1 ओवर 2 माइनस b रेज पावर 1 ओवर 2, सेम b रेज पावर n माइनस 1 ओवर 2 सेम है दोनों में, तो b रेज पावर n माइनस 1 ओवर 2 कॉमन, क्या बचेगा a रेज पावर 1 ओवर 2 माइनस b रेज पावर 1 ओवर 2, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू सेम है, जब ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे अगर डिवाइड हो रही है तो कट जाएगी, तो इसको काट दिया, बाकी क्या बचेगा a रेज पावर n माइनस 1 ओवर 2। अब ये सारी वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड, इक्वल्स टू 1, यहां से 1 बचेगा। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में जब सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए तो 1 बचेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो फिर 0 बचेगा। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस है, इसमें सब कुछ इस साइड से कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसको a ओवर b होल पावर n माइनस 1 ओवर 2 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। और इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ किसी भी चीज की पावर जब वहां से आपके पास क्या आएगा 1, जैसे 2 रेज पावर 0 1, 100 रेज पावर 0 1, a रेज पावर 0 1, b रेज पावर 0 1, तो मैं इस 1 को a ओवर b होल पावर 0 लिख सकता हूँ, मतलब इस a ओवर b की होल पावर 0 भी 1 आएगा। अब इसको मैंने a ओवर b क्यों यूज किया है, ताकि बेसिस सेम हो, a ओवर b सेम हो, जब भी बेसिस सेम हो जाए तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, जब भी बेसिस इक्वल हो तो पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो इसकी पावर है n माइनस 1 ओवर 2 और इसकी पावर है 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस 1 ओवर 2 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लस 1, तो ये n की वैल्यू है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन के लिए किया था, उसमें n की वैल्यू डिफरेंट आई थी। सेम क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन के लिए कर रहे हैं और इसमें n की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। इसी तरह एक और सवाल इस तरह का आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छी तरह देख लें फिर आगे चलते हैं।